मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज व्यवस्थापिका पर चर्चा करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सरकार का होना प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है। जो स्थिति हमारे शरीर में मस्तिष्क की होती है, वही स्थिति राज्य में सरकार की होती है। जिस प्रकार से मस्तिष्क शरीर का संचालन करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को आदेश देता है ताकि शरीर ठीक तरह से चल सके, इसी प्रकार से राज्य में सरकार पूरे देश को नियंत्रित करती है, पूरे देश का शासन चलाती है। तो सरकार का होना प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है। इस सरकार के 3 अंग माने जाते हैं। एक व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। इसका चौथा अंग भी माना जाता है बोलचाल की भाषा में, जिसे कुछ लोग मास मीडिया कहते हैं, जनसंचार के साधन कहते हैं, और कुछ लोग राजनीतिक दलों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो यह जनसंचार माध्यम हो चाहे राजनीतिक दल हो, वो सरकार के अंतर्गत नहीं आते, सरकार के अंग के अंतर्गत उनको सम्मिलित नहीं किया जाता। और मूल रूप में इसके 3 अंग ही हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात कही जाती है, एक ब्रह्मा सृष्टि का रचना करने वाले, दूसरे विष्णु पूरे विश्व का भरण पोषण पालन पोषण करने वाले, और तीसरे शिव संहार करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से सरकार के ये जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका उन कानूनों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करती है। इस प्रकार से 3 अंग माने जाते हैं। ये मूलतः ये जो सरकार के 3 अंग हैं, ये वस्तुतः प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इनका होना आवश्यक माना जाता है। लेकिन जो गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कोई तानाशाही व्यवस्था है, कोई वंशानुगत तानाशाही व्यवस्था है, या कोई साम्यवादी व्यवस्था है, यहाँ पर शासन के ये तीनों अंग यदि होते भी हैं तो वो अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते। वो उस ढंग से काम करते हैं जैसा कि वहां का शासक चाहता है। जैसे व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है, और कानून बनाने के पहले उस विषय पर व्यापक विचार विमर्श, वाद विवाद का होना आवश्यक है। लेकिन यदि ऐसी कोई व्यवस्थापिका हो जो केवल कानूनों के प्रारूप पर अनुमोदन करने वाली हो, तो व्यवस्थापिका के साथ वह न्याय नहीं हुआ। वह तो केवल एक अप्रूव या स्वीकृति देने वाली संस्था बन गई। यदि वहां पर यदि व्यवस्थापिका में किसी विषय पर व्यापक विचार विमर्श नहीं हुआ, पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद नहीं हुआ, तो फिर पार्लियामेंट का व्यवस्थापिका का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत तीनों अंग होते हैं, और ये तीनों अंग अपने कार्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं। ये तीनों अंग जितने अच्छी तरह से काम करेंगे, देश की शासन की व्यवस्था उतनी अच्छी तरह से संचालित होती है। यह अभी तक का हमारा अनुभव बताता है। व्यवस्थापिका के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट का हिंदी शब्द है संसद। यह पार्लियामेंट शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा के पार्लर से बना है, और पार्लर का मतलब होता है वार्ता करना, बात करना, किसी विषय पर चर्चा करना। इसी प्रकार से लैटिन भाषा के पार्लियामेंटम से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पार्लियामेंटम का प्रयोग विशेष करके तब किया जाता था, ये बहुत पहले की बात है, हजारों वर्ष पहले की बात है, कि तब किया जाता था जब ईसाई धर्म के भिक्षुक भोजन के बाद परस्पर एक स्थान पर बैठ करके किसी विषय पर चर्चा करते थे, तो उसे पार्लियामेंटम कहा गया था। बाद में इसे विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों के लिए भी पार्लियामेंटम और पार्लियामेंट का उपयोग किया जाने लगा। मैथ्यू पेरिस
मैथ्यू पेरिस ऑफ सेंट अल्बांस, इस व्यक्ति को, इस विचारक को, ये धार्मिक नेता थे, इस व्यक्ति को, इस शख्स को पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। उसने 1239 और उसके बाद 1249 में इंग्लैंड में पादरी, अर्ल, बैरन, लॉर्ड्स आदि के सम्मेलनों के लिए पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद इंग्लैंड में 1265 ईस्वी में साइमन डी मॉन्टफोर्ट ने एक पार्लियामेंट बुलाया था, जिसमें उसने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को, नगरों के प्रतिनिधियों को, जमींदारों के प्रतिनिधि आदि को, सबको बुलाया था। उसके बाद 1295 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने जो सम्मेलन बुलाया उसको नाम दिया गया मॉडल पार्लियामेंट, आदर्श संसद। और उसके बाद इस संस्था को संसद के नाम से जाना गया। वस्तुतः इंग्लैंड के यदि संवैधानिक इतिहास को देखें तो हमें यह पता चलता है कि भले ही संसद शब्द का प्रयोग 1295 या 1200 ईस्वी में हुआ, 13वीं शताब्दी में इसका प्रयोग पहली बार हुआ, लेकिन इंग्लैंड में संसद शुरू से ही थी, जब से इंग्लैंड में राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। तो कभी उसे मैग्नम कॉन्सिलियम कहा जाता था और उसके पहले उसे विटन या विटेन नागमाट कहा जाता था। तो इंग्लैंड में सबसे पहली संस्था थी विटेन नागमाट, जो कि सम्राट के द्वारा नियुक्त सदस्यों से इसका निर्माण होता था। ये सम्राट के द्वारा नियुक्त व्यक्ति आपस में मिलते थे। सम्राट जब भी उनको बुलाता था, ये आपस में एक स्थान पर एकत्र होते थे, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे और राजा को, सम्राट को शासन के कार्यों में सहयोग करते थे। आगे चल करके इस विटेन नागमाट संस्था का नाम परिवर्तित हुआ और उसे मैग्नम कॉन्सिलियम कहा गया। इस मैग्नम कॉन्सिलियम का अस्तित्व बहुत लंबे समय तक रहा और 1295 मतलब 13वीं शताब्दी में इसे संसद के नाम से बुलाया जाने लगा। तो इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। अभी इतना मान लीजिए कि पार्लियामेंट वह संस्था है जहां पर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा होती है और वार्ताओं के द्वारा एक दूसरे की समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से संसद का प्रारंभ हुआ। एडवर्ड प्रथम ने जो मॉडल पार्लियामेंट बुलाया था, उसका एक खास उद्देश्य था। वस्तुतः उसे युद्ध के लिए पैसे की आवश्यकता थी और जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसने सोचा कि यदि मैं समाज के सब लोगों को बुलाऊं और एक साथ इनके साथ चर्चा करूं, उनसे कहूं कि मुझे आप टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, तो ये संभव है कि विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मेरा विरोध करें, क्योंकि पूरे समाज में सबसे अप्रिय कोई वस्तु होती है तो वह टैक्स होती है कि कमाने वाला भी टैक्स देना नहीं चाहता ईमानदारी से, इसे अलोकप्रिय कार्य माना जाता है। तो सम्राट एडवर्ड प्रथम ने एक कूटनीति अपनाई। उसने समाज के सब वर्गों को बुला तो लिया, लेकिन उन सबसे अलग अलग वार्ता करना शुरू किया। सबसे पहले उसने धार्मिक नेताओं को बुलाया, पादरियों, प्राइस्ट और इन ऐसे लोगों, फादर्स लोगों को बुलाया। उसने उनके साथ उसने चर्चा की, बहुत अच्छी अच्छी बातें सम्राट ने कूटनीतिक माध्यमों से इस अवसर का उपयोग अपने लाभ के लिए उठाया। उसने धार्मिक नेताओं के साथ बहुत अच्छे से बात करते हुए उनको प्रस्तावित करों में वृद्धि की बात पर उनकी सहमति उसने ले लिया। उसने उनको बताया कि देखो, अड़ोस पड़ोस के ये जो हमारे 2-4 देश हैं, ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, आए दिन उपद्रव करते रहते हैं, हमारी सीमा में घुस आते हैं, तो थोड़ा सा इनको सबक सिखाया जाए। युद्ध करना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि बहुत परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यदि आप लोग टैक्स के लिए सहमति दे दे तो हमको सुविधा होगी। तो धार्मिक नेताओं ने सम्राट के प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद सम्राट ने जमींदारों, मालगुजारों, सामंतों को बुलाया। उनके साथ भी इसी प्रकार से उसने वार्ता की। सामंतों और जागीरदारों ने भी अपनी सहमति दे दी। जनता, आम जनता के प्रतिनिधियों को उसने बुलाया, अर्ल, बैरन, ये
नाइट्स ऑफ ग्रीन को बुलाया, उनके साथ भी उसने इस प्रकार से चर्चा की, उनकी भी स्वीकृति मिल गई। तो देखिए, यदि तीनों वर्गों को एक साथ बुलाया जाता सम्राट के द्वारा, और यदि सम्राट अपने करों में वृद्धि के प्रस्ताव को वहां पर रखता, तो निश्चित रूप से सब के सब इसका विरोध करते, सम्राट के पक्ष में बहुत कम सहमति मिल पाती। लेकिन उसने कूटनीति अपनाई और उसने तीनों वर्गों को अलग अलग प्रकार से बुलाया और इनकी उसने सहमति दे दी। अब यह परंपरा बनी इंग्लैंड में कि तीनों वर्गों के लोग, धार्मिक नेता, बहुत बड़े बड़े भूस्वामी, लैंडलॉर्ड, जमींदार, सामंत, जागीरदार और आम जनता के प्रतिनिधि, ये तीनों वर्ग अलग अलग आने लगे और सम्राट के साथ इनकी वार्ता होने लगी, इंटरेक्शन होने लगा। ये तीनों वर्ग सम्राट के सामने बैठते थे और अपनी समस्या उनके सामने कहते थे, सम्राट भी अपनी बातों को उनके सामने रखता था। तो इंटरेक्शन इनके बीच होने लगा, अंतरक्रिया होने लगी और यह परंपरा बन गई कि तीनों वर्गों के लोगों को सम्राट समय समय पर बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे, उनसे सहमति और स्वीकृति लेंगे। आगे चल करके जो धार्मिक नेता थे और दूसरे नंबर पर बड़े बड़े भूस्वामी थे, सामंत और जमींदार थे, इन्होंने सोचा कि हम लोग समाज के उच्च वर्ग से संबंधित हैं, इसलिए क्यों ना हम एक साथ एक जगह पर बैठें। तो ये दोनों वर्ग के लोग एक जगह पर बैठने लगे और चूंकि समाज के उच्च वर्ग से संबंधित थे, इसलिए इसका नाम दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और आम जनता के प्रतिनिधि, नगर के प्रतिनिधि, इन्होंने सोचा कि हम तो आम जनता से संबंधित हैं, इसलिए हम अलग बैठेंगे, हम तो समाज के आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम अलग बैठेंगे, इसलिए नाम दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स। इस प्रकार से इंग्लैंड में दो सदनों की प्रथा विकसित हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसके अगले इसी वीडियो में आगे चल करके प्रथम और द्वितीय सदन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लीजिएगा कि संसद का विकास इंग्लैंड में हुआ है, इसलिए ब्रिटिश संसद को विश्व के समस्त संसदों की जननी कहा जाता है। तो एक तरफ अब देखिएगा, संसद तो बन गई, अब दुनिया के जितने देश हैं सभी देशों में संसदों की स्थिति अलग अलग है। एक तरफ संप्रभु संसद है। संप्रभु संसद कौन? इंग्लैंड की संसद संप्रभु है। जब 1689 में विलियम तृतीय इंग्लैंड का सम्राट बना, संसदीय शासन के विकास में इस पर चर्चा हो चुकी है। तो जब 1689 में विलियम तृतीय और संसद के बीच समझौता हुआ, उस समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश संप्रभुता को संसद में निहित कर दिया गया। तो इस प्रकार से इंग्लैंड में संप्रभु कौन है? सम्राट नहीं है, संसद है। और संसद का मतलब सम्राट, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। तो ब्रिटिश संसद में संप्रभु है। तो एक तरफ संप्रभु संसद है, दूसरी तरफ सोवियत संघ, साम्यवादी सोवियत संघ, साम्यवादी रूस, वहां की संसद जो बिल्कुल नाम मात्र की संस्था थी, वहां पर कोई चर्चा ही नहीं होती थी, हाथ उठा करके सीधे सर्वसम्मति से कोई भी व्यवस्था को स्वीकृति मिल जाती थी। तो एक तरफ संसदीय संप्रभुता है, दूसरी तरफ नाम मात्र की संसद है, तीसरी तरफ अमेरिका की कांग्रेस जो कि बहुत ज्यादा शक्तियों से संपन्न है, शक्तिशाली संसद है। और चौथी तरफ स्पेन जैसा देश है जहां की संसद कार्टेज, बिल्कुल अप्रूवल देने वाली, स्वीकृति देने वाली संस्था मात्र है। तो दुनिया के विभिन्न देशों में संसदें हैं, लेकिन संसदें कहीं पर संप्रभु हैं, कहीं पर शक्ति संपन्न हैं, कहीं पर नाम मात्र की हैं, कहीं पर कोई हाथ उठाने का काम करती हैं। जैसे अभी भी आप चीन की संसद को इसके अंतर्गत ले सकते हैं, वहां पर केवल हाथ उठाने का काम संसद के सदस्य करते हैं, बाकी किसी विषय पर वहां पर चर्चा नहीं होती। तो दुनिया के विभिन्न देश अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप संसदों की स्थापना करते हैं। अब देखें संसद या व्यवस्थापिका के कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले कार्य के अंतर्गत
राज्याध्यक्ष से संबंधित शक्तियां। राज्याध्यक्ष से संबंधित शक्तियों के अंतर्गत व्यवस्थापिका का कार्य है, यदि राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत है तो संसद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यदि वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित पद है, तो कई देशों में संसद के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य मिलकर के करते हैं। तो निर्वाचन, जहां निर्वाचन होगा, पदच्युति भी इसी संसद के द्वारा ही संपन्न होता है। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी पदच्युति संसद के द्वारा संपन्न होती है। इसके अलावा जहां पर वंशानुगत राजतंत्र है या वंशानुगत पद्धति है, वहां पर उत्तराधिकार का निर्णय भी संसद के द्वारा संपन्न होता है। जैसे विलियम तृतीय निसंतान था, तो तय हुआ कि विलियम तृतीय के बाद उसकी महारानी साम्राज्ञी एन ब्रिटिश साम्राज्ञी होंगी और उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश राज सिंहासन जर्मनी के हैनोवर वंश को सौंपा जाएगा। तो उत्तराधिकार का निर्णय भी इस संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये राज्याध्यक्ष से संबंधित शक्तियां हैं। दूसरा है मंत्रिमंडलीय शक्तियां। मंत्रिमंडलीय शक्तियों के अंतर्गत यदि मान लीजिए किसी देश में संसदीय शासन है, तो प्रथम सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वह अपने बहुमत दल से कुछ लोगों को मिला करके मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। अमेरिका की व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति जिन्हें सचिव के पद पर नियुक्त करता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मंत्रिमंडल कहते हैं, तो अमेरिका में राष्ट्रपति जिन्हें सचिव के पद पर नियुक्त करता है, इन सचिवों की स्वीकृति राष्ट्रपति को सीनेट से लेनी पड़ती है। तो हर देश की अलग अलग व्यवस्था है। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में मिश्रित पद्धति है। तो स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के 7 सदस्यों का निर्वाचन वहां की संसद संघीय सभा करती है। तो हर देश की अपनी अपनी एक व्यवस्था होती है। तो मंत्रिमंडल के संबंधित कार्यों के अंतर्गत निर्वाचन मुख्य है और पदच्युति तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिसका निर्वाचन संसद करेगी उसकी पदच्युति भी संसद के द्वारा संपन्न होता है। तो हर देश की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तीसरा है सरकार पर नियंत्रण। सरकार पर नियंत्रण ये व्यवस्थापिका का सर्वाधिक प्रमुख कार्य माना जाता है। जैसे संसदीय देशों में मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों और भूलों के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जब तक मंत्रिमंडल का बहुमत सदन के प्रथम सदन में है, तब तक मंत्रिमंडल अपने कार्य पर रह सकता है। जैसे ही मंत्रिमंडल के हाथ से बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाता है, उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके अलावा संसद मंत्रिमंडल से अर्थात सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव के द्वारा सरकार को नियंत्रित करती है और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा वह मंत्रिमंडल को पद से भी हटा सकती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य माना जाता है। अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति भले ही व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन वहां पर भी व्यवस्थापिका राष्ट्रपति पर अनेक प्रकार के नियंत्रण रखती है। अमेरिका की कांग्रेस राष्ट्रपति के द्वारा की गई समस्त नियुक्तियों को स्वीकृति देती है। यदि सीनेट ने नियुक्तियों पर अपनी स्वीकृति नहीं दिया, तो वह व्यक्ति अपने पद पर काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति विदेशों से जो भी संधि समझौते करता है, इन सभी संधि समझौतों की स्वीकृति उसे सीनेट से लेनी पड़ती है। और यदि राष्ट्रपति कुछ गड़बड़ करता है, संविधान को उल्लंघन करता है, तो संसद के दोनों सदन मिलकर के राष्ट्रपति को महाभियोग से द्वारा पद से हटा सकते हैं। तो मंत्रिमंडल अर्थात सरकार पर नियंत्रण व्यवस्थापिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। एक सकारात्मक कार्य मतलब कानून बनाना, देश की विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विचार विमर्श करना, ये उसका सकारात्मक कार्य है। और नकारात्मक अर्थात नियंत्रण संबंधी कार्यों के अंतर्गत कार्यपालिका पर नियंत्रण करना होता है। फिर कार्यवाही संबंधी मतलब सदन को चलाने के लिए संसद के सदन होते हैं।
सदन की कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए नियमों का निर्माण संसद के द्वारा होता है। और विशेषाधिकारों की रक्षा करना, संसद सदस्यों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार मिलते हैं, इन विशेषाधिकारों की रक्षा करना भी सदन का अपना काम है। और पदाधिकारियों का चुनाव, सदन को संचालित करने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों की सूची, लिस्ट बनाना, ये सब पदाधिकारियों का चुनाव के अंतर्गत आते हैं। यह काम भी संसद के द्वारा संपन्न होता है। और सदस्यता समाप्ति, यदि मान लीजिए संसद का कोई सदन का कोई सदस्य अनियमितता बरतता है या ऐसा काम करता है जो संविधान के विरुद्ध बिल्कुल स्पष्ट रूप से, तब सदन चाहे तो उस सदस्य की समाप्ति करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। उसके अलग अलग हर देश में नियम हैं और उन नियमों के अंतर्गत किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त किया जा सकता है। और पांचवा, कानून निर्माण। अभी मैंने चर्चा की थी नियम निर्माण, फिर अभी बोल रहा हूं कानून निर्माण। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कानून और नियम क्या होता है देख लीजिएगा। एक बात ध्यान रखें, जितने भी कानून होते हैं, इन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है। बिना नियम बनाए कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता। तो जितने भी कानून होते हैं, इन सभी कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए नियमों का निर्माण किया जाता है। कानून व्यवस्थापिका के द्वारा पारित होते हैं, लेकिन नियम निर्माण का काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है। शासन नहीं, प्रशासन के द्वारा। तो जो लोक सेवक होते हैं, ये लोक सेवक उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए नियमों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, आप महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं। महाविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए छात्र छात्राओं को या अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने का प्रावधान है। तो संसद यह तो कानून बना देगी कि SC ST के कैंडिडेट्स को या अच्छे होशियार विद्यार्थियों को सुविधाएं दी जाए, कुछ छात्रवृत्ति वगैरह दिए जाए, लेकिन किस क्लास के विद्यार्थियों को कितनी राशि दी जाएगी, यह प्रति माह मिलेगी या साल भर में एक बार मिलेगी, यदि मान लीजिए यदि कोई छात्र फेल हो गया तो उसको मिलेगा या नहीं, यदि वह पूरक मिला तो उसको मिलेगा या नहीं, इन प्रकार तमाम प्रकार से कौन व्यक्ति योग्य होगा, कौन व्यक्ति अयोग्य होगा, इन सभी चीजों के बारे में नियम जो बनता है वह प्रशासन के द्वारा ही बनाया जाता है। और यह जो प्रशासन के द्वारा नियम निर्माण है, इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, प्रदत्त विधायन। तो प्रदत्त विधायन के अंतर्गत ऐसा नियम बनाया जाता है। तो नियम बनाना प्रशासन का काम है, कानून बनाना व्यवस्थापिका का काम है। तो व्यवस्थापिका कानून बनाती है। जैसे व्यवस्थापिका ने एक विधेयक पास कर दिया कि अमुक स्थान पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय में कौन होंगे, स्टाफ कितने का होगा, कौन कौन से विषय की पढ़ाई होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, उसके जो स्टाफ हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, उन पर कौन कौन से नियम होंगे, तमाम प्रकार के नियमों का निर्माण प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। तो नियम बनाने का काम प्रशासन का है, कानून बनाने का काम विधायिका का है या संसद का है। तो कानून का निर्माण करना, कानून के निर्माण के लिए व्यवस्थापिका के द्वारा 3 वाचन किए जाते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तो 3 वाचन करके कोई भी विधेयक संसद से व्यवस्थापिका से पास होता है। उसके बाद समिति, इसी के अंतर्गत समिति व्यवस्था भी होती है। समिति व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि प्रायः दुनिया के सभी देशों में, विशेष करके प्रजातांत्रिक देशों में, संसद के सदस्यों की संख्या बहुत होती है। समझ लीजिए, देखिए 400, 500, 700, 1000 तक भी होती है। तो मान लीजिए संसद में किसी विषय पर यदि चर्चा होनी हो, तो मान लीजिए 700 सदस्य संख्या, 700 में से 300 लोग, 400 लोग भी यदि किसी विषय पर बोलते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए संसद क्या करती है, सदन क्या करता है, छोटी छोटी समितियों का निर्माण करता है। इस समिति में विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं।
तो समिति उस विषय पर विस्तार से विचार करके अपनी रिपोर्ट सदन को देती है और सदन में उस पर संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को पास कर दिया जाता है। तो ये समिति व्यवस्था है। समिति व्यवस्था उन देशों के लिए अच्छी मानी जाती है जहां पर काम अधिक हो, सदस्य अधिक हो, समय कम हो और किसी विषय पर चर्चा यदि विस्तार से करनी हो, कोई जांच करनी हो, तो समिति व्यवस्था को अच्छा माना जाता है। भारत की संसदीय व्यवस्था में भी कम से कम 20 से 25 समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों के माध्यम से संसद का काम चलते रहता है। संसद के अधिवेशन बहुत कम समय के लिए होते हैं, लेकिन समितियों की बैठक नियमित रूप से चलती रहती है। समिति व्यवस्था। फिर अध्यादेश के बारे में आप जानते होंगे। राष्ट्र यदि मान लीजिए संसद का अधिवेशन न हो रहा हो और कोई अर्जेंसी आ गई, कोई आपात स्थिति आ गई, उस स्थिति का सामना करने के लिए देश में कोई कानून नहीं है, तत्काल कानून बनाया जाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस समस्या का सामना करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया यह आदेश अध्यादेश कहलाता है और अध्यादेश संसद की स्वीकृति के बाद स्थायी रूप से लागू हो जाता है और राष्ट्रपति और संसद की स्वीकृति के पहले लगभग 6 माह तक वह अध्यादेश कानून के रूप में लागू हो सकता है। यदि 6 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिल गई तो वह अध्यादेश कानून बन जाता है। यदि संसद की स्वीकृति नहीं मिल पाई, अध्यादेश खत्म हो जाता है। तो अध्यादेशों पर स्वीकृति संसद से मिलनी आवश्यक है। तो ये कानून निर्माण संबंधी हुआ। अब वित्तीय या बजट पास करना। दुनिया के सभी देशों में संसद के द्वारा बजट पारित किया जाता है और बजट पारित करने के बहाने संसद को शासन की नीतियों पर चर्चा करने का, वाद विवाद करने का, शासन की आलोचना करने का एक बहुत बढ़िया अवसर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद विचारात्मक जैसे कि पार्लर और पार्लियामेंटम, इसका अर्थ ही है परस्पर वार्ता करना। तो संसद में विचार विमर्श होता है। देश की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जनता से संबंधित जो समस्याएं हैं, देश से संबंधित जो समस्याएं हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई बात ऐसी हो जाती है, तो इन सभी विषयों पर संसद में विचार विमर्श होता है और प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तो चूंकि संसद के सदस्य आज के जमाने में जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो वे जनता के हितों की बात यहाँ पर विचार विमर्श करते समय प्रस्तुत करते हैं और वहां पर संसद में विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, फिर प्रस्ताव आदि पारित किए जाते हैं। इसकी आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपको धन्यवाद।